गोविंद नाम का एक आदमी रहता था और वो अपनी खेती का काम ही करता था। उसके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम शरद था, वो 12 साल का लड़का था, और दूसरे बेटे का नाम गिरीश, वो 9 साल का लड़का था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम श्रावणी था, वो 6 साल की बच्ची थी। गोविंद की पत्नी का नाम कमला था। उनके पास जो छोटा सा खेत होता था उसी में अपने पति की सहायता करती थी और अपने घर को भी संभाल लिया करती थी। मौसम के हिसाब से गोविंद अपनी उस जमीन में खेती डाला करता था। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। जो भी खेती डालता था वो उसके हाथ ही नहीं आती थी, लेकिन उनके परिवार के लिए जो कुछ भी सहारा था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका वो खेत ही था। अब उनकी परिस्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी। बीवी बच्चों को भूखा नहीं रख सकता था, जिसको लेकर बहुत परेशान होकर उसका एक दोस्त होता था जिसका नाम राजू था। राजू सब्जी बेचने का काम करता था। उसके पास जाकर अपना सारा का सारा माजरा सुनाता है। बात को जानकर उसका दोस्त राजू उससे कहता है, अरे बस इतनी सी बात को लेकर तू इतना चिंता क्यों करता है मेरे दोस्त। तू ना एक काम कर, तेरे खेती के जो कागजात है उन कागजात को लाकर मेरे पास गिरवी रख दे और मैं तुझे कुछ पैसा दे दूंगा। खेती का काम करना शुरू कर दे, सब्जी लाकर मुझे बेच और मैं तुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। फिर जब तू पैसा ला लेगा तब अपने कागजात को लेकर चले जाना। अरे लेकिन राजू, मेरे बाद मेरे बच्चों का वही एक लौता आधार है, और अगर अब मैं ये करूंगा तो पता नहीं उसका कर्जा मैं कब पूरा करूंगा। खेत के कागजात गिरवी रखने के लिए पता नहीं भाई, मेरा मन बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे मैं तो थारा दोस्त हूँ ना, अब मुझ पर तो विश्वास कर ही सकता है। मैं बोल रहा हूँ कुछ ना होवेगा, तू ये काम कर दे पहले। इस तरह दोनों दोस्त बात कर लेते हैं। फिर गोविंद अपने घर जाता है और पत्नी को बहुत देर तक समझाता है। घर के कागजात ले जाकर उसके पास गिरवी भी रख देता है, जिसके बदले में उसने उसको कुछ पैसे दिए थे। उन पैसों को लेकर अपने जमीन में फिर से सब्जी उगाने की कोशिश करता है। इस बार भगवान ने उसकी सुन ली थी। थोड़ा बहुत पैसा तो उसको मिलने लगा और उसकी कटाई करके सारे सब्जियों को लेकर वो बाजार चले जाता है और वहीं उसका दोस्त राजू था, उसके पास ले जाकर उन सब्जियों को बेचता है। सारे सब्जियों का हिसाब देखकर राजू बहुत ही कम पैसे उसके दोस्त को देता है। इतने कम पैसे पाकर गोविंद उससे सवाल करता है, अरे राजू, ये क्या, इतना कम पैसा? अरे ये पैसे तो बीज खरीदने में ही चले जाएंगे, और इतने पैसों में मैं अपने घर के बच्चों को और मेरी बीवी को क्या खिलाऊंगा? और तो और तेरा कर्जा भी तो मुझे अदा करना है, उसका क्या करूं? अरे दोस्त, अब देख, सरकार का जो दाम है मैं उसी दाम पे तेरी सब्जियां खरीद रहा हूँ, इसमें मेरी गलती तो ना है। अब तू ही बता, मुझे भी तो कुछ फायदा चाहिए होगा ना। राजू का ये जवाब सुनकर बेचारा गोविंद उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है। जितनी खुशी की उम्मीद उन लोगों ने रखी थी वो उनको नहीं मिली थी, जिससे उन लोगों के चेहरे उतर गए थे। थोड़ी देर बाद गोविंद की पत्नी कमला उससे कहती है, अरे चुप हो जाइए ना, कितना घबराते रहेंगे अब इस बात को लेकर। अब सरकार ने हर चीज का दाम बढ़ा दिया है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन कमला, मैं अब करूं भी तो क्या? इन पैसों से तुम लोगों का पेट भरूंगा या घर की चीजें खरीदूंगा? जो कर्जा है मेरे सर पे उन लोगों को पैसा दूंगा? क्या करूं, कहाँ जाऊं? छोटी के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं ज्यादा कुछ काम न कर सकती हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं कोई न कोई काम जरूर करती जी, ऐसे आपको परेशान होता ना देखती। मैं ना एक काम करती हूँ, लोगों के घरों में अगर खाना बनाने का काम मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हाथ में पैसा भी तो बचेगा ना। कमला की बातें सुनकर गोविंद उस चीज के लिए भी हाँ कहता है। फिर दूसरे दिन सुबह उनके गांव में जो भी थोड़े बहुत मालदार और पैसे वाले इंसान थे उनके घरों के पास जाती है और खाना बनाने के काम के लिए पूछती है। बहुत घर घूमने के बाद उसको एक घर वालों ने
काम करने के लिए ठीक कहा था, जिसको लेकर बहुत परेशान होती है कि एक घर में काम करने से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन मजबूर थी, घर वापस लौटती है। माँ, आप आ गई घर। माँ, माँ, तुम और बाबूजी मिलकर कितनी मेहनत कर रहे हैं माँ। भाई के लिए और छोटी के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं जानता हूँ माँ। माँ, मैंने भी एक बात सोची है माँ। मैं पढ़ना छोड़ दूंगा माँ, और आप दोनों के साथ मैं कुछ काम करूंगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना माँ। तुम्हें आराम करने की जरूरत है माँ। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अगर दोबारा ऐसी बात करी ना तो थप्पड़ खाएगा। इतना सा है और पढ़ाई छोड़ने की बात करता है। अपने आप को समझता है बहुत बड़ा हो गया हूँ। सारे गांव का पोषण पालन करना है अब इसको। बातें तो सुनो इसकी। अरे अरे कमला, ये तो क्या कर रही है कमला? वो बच्चा तो तेरी ही तकलीफ के बारे में सोच रहा था, और तू इतना गुस्सा हुए जा रही है उस पर। हाँ हाँ, शायद मैंने गलत कर दिया। शरत बेटा, मुझे माफ कर दे। क्या करूं, बहुत परेशान हूं ना बेटा, इसीलिए मैंने तुझ पे चिल्ला दिया। एक ही घर में मुझे खाना बनाने का काम मिला है। अब इतनी छोटे से काम में हम का करेंगे? कर्जा भी तो है, कैसे उनको कर्जा चुकाएंगे? बहुत परेशान हूं इन बातों को लेकर। इस तरह गोविंद का परिवार फिर से दुखी हो जाता है। ऐसे ही कुछ और महीने गुजर गए थे। कहने के लिए जमाना और जिंदगी बदल रही थी, लेकिन इनकी जिंदगियों में कोई फायदा या लाभ नहीं रहता था। और इधर जो कर्जा उसने लिया था, वो कर्जा उसने अदा भी नहीं की थी, जिससे राजू गुस्सा होता है और जितने पैसे उसको देने होते थे उतने नहीं देता है, और सोचता है कि जैसे तैसे करके गोविंद की वो जो खेती है वो सब कुछ मैं अपने नाम कर लूंगा। और इधर गोविंद परेशान होकर न परिवार से वक्त बिताता था और न बीवी बच्चों के साथ समय गुजारता था। उसने ठान लिया था कि अब ये सब्जी उगाकर बेचने का काम मैं बंद कर दूंगा। इतना सोचकर उसकी पत्नी के पास जितने भी गहने थे उन गहनों को बेच देता है और फिर शहर में जाकर एक प्लेटफॉर्म पर नाश्ते की बड्डी लगा लेता है। सारे पकवान घर में बैठकर कमला बनाती थी और गोविंद उसको प्लेटफॉर्म पर रखकर बेचा करता था, और इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था कि उन चीजों में कोई गंदगी या धूल मिट्टी ना पड़े। मन में सोच रहा था कि सब्जियां उगाकर बेचने के काम से भी नाश्ता बनाकर बेचने के काम में ही ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये सोचकर रोजाना वो दोनों मिलकर ऐसे ही बहुत सारी मेहनत करने लगे। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है कि गोविंद सुबह सुबह अपना काम संभालने के लिए दुकान के पास जाता है। वहां जाने के बाद उसने देखा कि उसका वो नाश्ते का ठेला तो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरा पड़ा था, जिसको देखकर घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा ठेला, इसको ऐसा किसने किया? अरे गोविंद भाई चुप हो जा, इतना मत रो भाया। अब क्या करेंगे? हमरा हाथ में थोड़ी ना कुछ है। ये तो सरकार का काम है ना। प्लेटफार्म पे जितने भी दुकान या ठेले लगे थे सभी को गिराने का हुक्म था उन लोगों का। अब यही बोल रहे थे पूछने पर कि ये रूल है, ये रूल है। हाँ हाँ, ये सरकार वालों को कुछ काम है ना। हम जैसे गरीब लोगों को ऐसे सताते हैं, हमारा खाना हमारे मुंह से छीन लेते हैं, और बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं उनको ये खुद ही पैसा देके काम करवाते हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान जरूर सजा देगा। मुझसे पूछो तो मैं तो ऐसे लोगों को बद्दुआ दूंगी। कीड़े पड़े ऐसे लोगों के मुंह में, इनके घर ना कभी खुश ना रहेंगे। सर्वनाश हो ऐसे कमीने और घटिया लोगों का। अरे ओ लक्ष्मी, अब ऐसे न बैठ के उनको श्राप दोगी तो हमारे ठेले थोड़ी ना वापस मिलेंगे। ना ही ना। चल लक्ष्मी चल, अब हम ना अपने घर चलते हैं। अब यहाँ रहकर कुछ फायदा ना मिलने वाला। इस तरह बहुत ही उदास और निराश होकर उस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोगों की दुकान या ठेले लगे हुए थे, वो सारे के सारे लोग निराश होकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। थक हार कर ऐसे ही बैठ जाते हैं। सारी बात कमला जानने के बाद अपने पति यानी कि गोविंद को लेकर सरकारी ऑफिस के यहाँ पहुंच जाती है, और फिर वहाँ एक आदमी उसको नजर आता है जिससे वो बात करने लगती है।
अरे ओ साहेब, रुक जाइए, ये क्या नाई है आपका? हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आपने हम सभी के पेट पर लात मारा है। अगर आप हमारे साथ ऐसा अन्याय ही करते रहेंगे तो कल को जाकर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये क्या न्याय है क्या आपका? अरे कमला, ऐसे चिल्लाना बंद कर। ये ऑफिस है, ऑफिस। माफ कीजिए सर जी, प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी ठेले लगाए हुए थे, सरकार ने उन सारी ठेलों को तोड़ फोड़ दिया था। बस उसी के बारे में हम लोग पूछने यहाँ आ गए थे। ये पगली है ना, चिल्ला रही थी। देखिए, मैं आप लोगों का दुख और आप लोगों की समस्या दोनों समझता हूँ, लेकिन लेकिन कृपया आप यहाँ से चले जाइए और इतना जोर जोर से यहाँ मत बोलिए। समझ रहे हैं ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि वो सारे दुकान या ठेले गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ बने गए थे, इसलिए सरकार ने उन सारे ठेलों को गिरा दिया था। आप लोग आकर ऐसे यहाँ पर हंगामा मचाएंगे तो सरकारी लोग आप पर दोबारा बिगड़ सकते हैं। पेनाल्टी के नाम से आपसे और पैसा ले सकते हैं। मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए ये सब आपको कह रहा हूँ। उस ऑफिसर ने उन लोगों से जो कहा था, उनको उनमें से कुछ बातें समझ आती है तो कुछ बातें समझ नहीं आती, लेकिन अब कर भी तो कुछ नहीं सकते थे, जिससे वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। उनकी घर की परिस्थिति दिन ब दिन बहुत ही बिगड़ती गई। एक दिन दोपहर के वक्त में बिजली की तरह चमकती हुई धूप में बैठे रहे, क्योंकि जो जलन उनके दिल के अंदर थी वो धूप में भी शायद नहीं थी, इसीलिए चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे। उतने में उनके घर के आगे उनकी ही बेटी, जिसका नाम श्रावणी था, वो एक छोटी सी बैलगाड़ी पर, जो कि खिलौना था, उस छोटी सी बैलगाड़ी पर कुछ सामान को रखती है और ऐसे खेल रही थी जैसे कि वो उन चीजों को बेच रही हो। उस बच्ची को ऐसे खेलता हुआ देखकर गोविंद के मन में एक ख्याल आता है। सोचता है कि अब तो मेरे हाथ में कोई काम नहीं है, जो खेती थी वो भी बेकार हो गई और जो ठेला मैंने लगाया वो भी बर्बाद हो गया। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैलगाड़ी पर ही काम करूंगा। अगर मैं सारा खाना बनाकर बैलगाड़ी पर रख कर बेचूंगा तो कोई मुझे रोक नहीं सकता और ना ही कोई मेरी गाड़ी तोड़ सकता है, जिससे मैं अपना काम बड़े आराम से कर सकता हूँ। फिर अपना ये ख्याल वो अपनी पत्नी कमला से कहता है। कमला ये बात सुनकर चौंक जाती है और अपने पत्नी को जवाब में कहती है, का ये आप का बोले जा रहे हो? आपकी मत तो मारी ना गई? अरे बस बस, जितना आपको करना था कर लिया। इतने सारे ठोकर हमने खा लिए, मुझसे और न होएगा। हमरे बच्चों को कोई अच्छे से अनाथ आश्रम में हम भेज देंगे और फिर हम कुछ न कुछ करके अपनी जान दे देंगे, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीना मुझसे ना होवेगा। क्या कमला, ये क्या बोल रही हो? क्या ये तुम ही हो? तुम तो हमेशा मुझे धैर्य देती थी ना, मुझे तो हिम्मत देती थी, और आज ऐसा क्या हो गया जो कि हिम्मत ही हार गई? अरे कमला, एक बार सोच, हमारे तीन तीन बच्चे हैं। अगर हम अब हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगियां में खुशियां कहां से आएंगी? क्या तू चाहती है कि हमारे बच्चे भी हमारी जैसी ऐसी बदतरीन जिंदगी जिए? नहीं ना, हिम्मत रख कमला, कुछ ना होगा। मैं हूं ना, भगवान हमें कामयाब जरूर करेंगे। इस तरह अपनी पत्नी कमला को समझा लेता है और 2 बैल को तैयार कर लेता है। फिर उसके पीछे बैलगाड़ी को भी बनाता है। उसमें नाश्ते बनाकर गांव-गांव में और गली-गली में घूमकर बेचने लगता है। सुबह के वक्त में नाश्ते बेचता था और उसी बैलगाड़ी की सहायता से दोपहर का खाना और सब्जी भी बेचा करता था। जब तक गोविंद अपना काम खत्म करके आता, तब तक इधर कमला घर में बैठकर सारी खाने की चीजें तैयार कर लेती थी और जब शाम होती थी तो रात का खाना भी तैयार करके अपनी उसी बैलगाड़ी पर ले जाकर गोविंद बेचने लगा। तरह तरह की चीजें और तरह तरह की सब्जियां भी बनाकर बेचता रहा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग बहुत खुशी से आते थे और उसके पास खरीदकर खाना भी उनको बहुत अच्छा लगता था। वैसे ही धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। जितना उन लोगों ने फायदा सोचा था, उससे ज्यादा ही फायदा उनको मिलने लगा। पैसे अच्छे खासे कमा रहा था, जिससे अपने ही दोस्त राजू के पास जो घर के कागजात उसने रखे थे
उनका भी कर्जा अदा कर देता है और सारे कागजात वो वापस ले लेता है। और इधर उसकी खेती जो थी वो भी किसी दूसरे इंसान को देता है, जो कि उसमें वो खेती बाड़ी करता रहा। इस तरह 2-3 फायदे उसको मिलने लगे। बहुत ही कम समय में उसने बैलगाड़ी का रेस्टोरेंट नाम से अपना एक रेस्टोरेंट भी बना लिया था और उसमें वो फिश फ्राई, चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, दाल, सांबर और हर तरह की सब्जियां भी बनाकर बेचने लगा, जिससे सारे लोगों को बहुत पसंद आता था और उनका स्वाद भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार भी वो लोग पा लेते हैं, जिससे बहुत कम समय में उन लोगों को बड़ी कामयाबी हासिल होती है।